एंड दे आर नेशन बिल्डर्स। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र के मजबूत स्तंभ होते हैं और इसी के साथ साथ शिक्षक राष्ट्र का निर्माण भी करता है। हे गाइस, दिस इज तेजस कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने राजस्थान जीके की जो वीडियो सीरीज थी वो स्टार्ट की थी और उसमें हमने बेसिक से शुरू किया था। अब तक हमने राजस्थान की स्थिति, विस्तार और राजस्थान का जो मेन फीचर्स हैं वो देख लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जो जिले थे उनके बारे में स्टडी कर लिया था और इसी के साथ साथ हमने राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उनमें से हमने पहला और दूसरा पार्ट कवर कर लिया था। जस्ट फॉर रिकॉल, हमारा पहला जो पार्ट था वो था मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा जो भाग था वो था अरावली प्रदेश। और आज हम देखेंगे राजस्थान का जो जियोग्राफिकल फीचर्स का पार्ट 3 है, यानी कि पूर्वी मैदान। उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की, जो कि बेस्ड है राजस्थान के जियोग्राफिकल 3rd पार्ट पर। देखिए, जो राजस्थान का 3rd पार्ट है, यानी कि ये जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग, यहाँ क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या फीचर्स रहेंगी, क्या किस तरीके से इसका निर्माण हुआ है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ये टोटल जो राजस्थान का हमारा क्षेत्रफल है उसके कुल भूभाग के 23.3 यानी कि 23.3% एरिया पर ये पूर्वी मैदानी भाग है। कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके 23% भाग पर सिर्फ क्या है, मैदानी भाग। जो सबसे ज़्यादा है वो है मरुस्थल, उसके बाद में है अरावली पर्वतमाला और जो 3rd पार्ट है वो है पूर्वी मैदानी भाग और वो कितना है, वो है 23%। इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है? इसका निर्माण हुआ है गंगा और यमुना नदियों की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा मैदानी भाग का निर्माण किया है। देखिए, जब नदियां पहाड़ से उतरती है तो काफ़ी ज़्यादा उनका फ्लो रहता है। वो जब मैदानी भाग में पहुंचती है तो अपने साथ साथ काफ़ी सारे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, चट्टानें हैं, उन सबको ले जाती है और एक ले जा करके एक सपाट मैदानी भाग का जो उसका जल प्रवाह है, जो उसका वाटर फ्लो रहता है काफ़ी तेज, उससे वो मैदानी भाग का निर्माण कर देती है। तो इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? गंगा और यमुना की सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अगला है कि यहाँ जनसंख्या कितनी रहती है। यहाँ जनसंख्या राज्य की लगभग रहती है 39%। 39% जनसंख्या जो है वो पर्टिकुलर जो आपको 3rd नंबर एरिया दिख रहा है पूर्वी मैदानी भाग, वहाँ निवास करती है। कितना प्रतिशत? 39%। इसके बाद है यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है, वो रहता है 50 से 80 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जब हम वर्षा रेखाएं पढ़ेंगे इन डिटेल तो वहाँ और हम विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या रहता है। लेकिन फिलहाल हमें ये समझना है कि 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है प्रति वर्ष, वो होती है पूर्वी मैदानी भाग में। इसके अलावा जो यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, देखिए मैदानी भाग है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र था, यहाँ लोग कम रहना चाहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र, यहाँ भी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन अपेक्षाकृत जो है, कंपेरेटिवली जो है, वो पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है? इसका भी रीज़न होता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, कृषि आसानी से होती है, पानी के लिए काफ़ी हमें चीज़ें आसानी से मिल जाती है, जो मुख्य संसाधन होते हैं जीवन को चलाने के लिए वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो यहाँ रहना चाहती है पूर्वी मैदानी भाग में। इसके बाद है कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, जो ये क्षेत्र है इसकी मिट्टी कैसी है, तो ये है जलोढ़ और दोमट मिट्टी। जो मरुस्थलीय क्षेत्र था यहाँ तो थी बालू का मिट्टी, बालू का स्तूप वगैरह हमने स्टडी किए थे। यहाँ थी बालू का रेत, यानी कि मोटे मोटे दानेदार जो रेत होती है वो यहाँ थी। अरावली प्रदेश में बहुत तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्र था। और जो 3rd पार्ट हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है जलोढ़ दोमट मिट्टी का युक्त। और ये मिट्टी जो है वो कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है, यानी कि यहाँ जो है काफ़ी सारी फसलें हम उगा सकते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद है जलवायु कैसी है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है। इसके बाद है कि ये जो क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग, इसके 2 नाम हैं। देखिए, जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें जो दक्षिणी क्षेत्र है मेवाड़ का क्षेत्र, उसमें इस पूरे भाग को कहा जाता है मेवाड़ का मैदान। यानी कि ये जो पार्ट है ना, जो चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, ये जो जिले हैं मेवाड़ी क्षेत्र के, वो है मेवाड़ का मैदान। दक्षिणी पार्ट जो है वो इस पूरे मैदान को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मैदान। इसके अलावा जो उत्तर दिशा की तरफ जो मैदान है, यानी कि ये जो ऊपर की तरफ जो मैदान दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। 2 नाम है इस क्षेत्र के। जो दक्षिणी पार्ट है वो है मेवाड़ का मैदान और जो उत्तरी पार्ट है वो है मालपुरा करौली का मैदान। इसके साथ हम देखेंगे कि पूर्वी मैदानी भाग को भी हम
सब पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। इसके हमने स्टडी के लिए 3 पार्ट्स कर दिए हैं। फर्स्ट वन चंबल बेसिन, दूसरा है यमुना बेसिन और तीसरा है बनास बेसिन। देखिए बेसिन क्या होता है, जहाँ वो नदी अपवाह क्षेत्र में रहती है, जहाँ वो बहती है, उसका जो भी क्षेत्र होता है उसे बेसिन कहा जाता है। यानी कि पहला है चंबल बेसिन, यानी कि जिस जगह चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ, जिन नदियों ने जो चंबल है और चंबल की सहायक नदियाँ हैं, उन नदियों ने मिलकर के जो क्षेत्र बनाया है वो कौन सा है, वो हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन में। इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा रहेगा, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक और सवाई माधोपुर। यानी कि चंबल बेसिन का मुख्य क्षेत्र पूरी मैदानी पार्क का जो पहला पार्ट रहेगा वो कौन कौन से जिले आएंगे उसमें, कोटा, बारा, बूंदी, टोंक और सवाई माधोपुर। इसके साथ में जो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है चंबल बेसिन क्षेत्र की, वो ये है कि यहाँ बीहड़ पाए जाते हैं। और कितने क्षेत्र में लगभग बीहड़ हैं, चंबल नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा बीहड़ बनाए जाते हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। तो ये जो बीहड़ है वो कितने किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं, वो है 480 किलोमीटर एरिया में। कोटा से लेकर के ये आगे जब यमुना नदी तक है उस क्षेत्र तक इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर रहेगी। इसके बाद है दूसरा भाग यमुना बेसिन। जो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा तैयार किया गया जो मैदानी क्षेत्र है वो कहलाएगा यमुना बेसिन। अब उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, उसमें है भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, जो उसकी उर्वरता क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है और जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद में थर्ड पार्ट आएगा बनास बेसिन। बनास बेसिन, बनास और बनास की जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा तैयार मैदान। यानी कि जो देखिए ये जो नदी है वो हमारे राजस्थान से इसका उद्गम होता है, खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद जिले से। तो ये जो अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि बनास बेसिन मुख्य क्षेत्र कहाँ का होगा तो वो राजस्थान का होगा। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से आती है, यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और बनास नदी हमारे खमनौर जो राजसमंद जिला है वहाँ से निकलती है, खमनौर की पहाड़ियों से। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर क्या होगा, बनास बेसिन। जो हमारे राजस्थान का अगर हम कहेंगे कि पूर्णतया तैयार किया गया नदियों से बेसिन है वो है बनास बेसिन, बनास और बनास की सहायक नदियों से। तो ये कहाँ कहाँ है, जाहिर सी बात है बनास नदी का जो अपवाह क्षेत्र होगा, जो आसपास का क्षेत्र होगा वही होगी। उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है। और इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी नदियाँ इसका सहयोग करती हैं, जो बनास की सहायक नदियाँ हैं वही इसका सहयोग करेगी, जैसे कि बैरच है, खारी है, कोठारी है और मोरी। तो ये थे पूर्वी मैदानी भाग के सारे पार्ट्स, किस तरीके से यहाँ जनसंख्या निवास करती है, कितना प्रतिशत है, क्या है, और पूर्वी मैदानी भाग के कुछ पार्ट्स। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा फोर्थ जो लास्ट पार्ट रहेगा राजस्थान के मध्य प्रदेश का, वो रहेगा हाड़ौती का पठार। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले आने वाले राजस्थान वीडियोस के लिए बने रहिए तेजस कंपटीशन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।